Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday and said its president, Nicolas Maduro, had been captured and flown out of the country. Syrian leader Nicolas Maduro and his alleged ties to drug cartels. 2024 के शुरू में वेनेजुएला में हमने वो सब होते देखा जो आज से पहले शायद हमने सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा था। 3 जनवरी 2024 को यूनाइटेड स्टेट वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसमें निकोलस मडूरो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ वेनेजुएला, और उनकी वाइफ को यूएस ले जाया जाता है, उन्हें किडनैप करके। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। रातों रात एक मुल्क के प्रेसिडेंट को यूएस ने कैसे गायब कर दिया। ट्रंप ने ऑफिशियली इसे ह्यूमन राइट वायलेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने से जस्टिफाई किया है। He's a violent guy. He's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये रीजन वैलिड है या फिर इराक और लीबिया की तरह यहाँ पे भी झूठ बोला जा रहा है? It was a mistake. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. आज की इस वीडियो में हम डीप में जानेंगे वेनेजुएला की पॉलिटिकल हिस्ट्री और देखेंगे कि 3 जनवरी 2024 को वेनेजुएला में आखिर क्या हुआ था, मदुरो के अरेस्ट के पीछे रीजन क्या था, यूएस के इस ऑपरेशन का दुनिया पे क्या असर हो सकता है, और आखिर में जानेंगे कि यूएस का अगला टारगेट कौन हो सकता है। वेनेजुएला स्पेन की एक कॉलोनी थी। 19 अप्रैल 1810 में वेनेजुएला के लोकल लीडर्स ने स्पेन की अथॉरिटी को चैलेंज किया और 5 जुलाई 1811 को वेनेजुएला ने ऑफिशियल तौर पर अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। लेकिन ये वेनेजुएला के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था। स्पेन ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। वेनेजुएला इस हद तक टेक्निकली इंडिपेंडेंट तो था, लेकिन स्पेन के कंट्रोल के खिलाफ अभी भी जंग चल रही थी। और ये जंग सिर्फ वेनेजुएला और स्पेन के बीच में नहीं थी, ये स्पेन के उन लॉयल लोगों में जो वेनेजुएला में रहते थे और उन लोकल्स में जो वेनेजुएला की आज़ादी चाहते थे, उनके बीच में भी हो रही थी। मतलब आपस में ही लड़ रहे थे इन लोकल लीडर्स के बीच में। सिमोन बोलीवियर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे। उसका विजन सिर्फ वेनेजुएला तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो पूरे लैटिन अमेरिका को स्पेन के राज से छुड़ाना चाहते थे। 1811 से लेकर 1821 तक आजादी की ये जंग चलती रही। फिर जाके 1821 में बैटल ऑफ कैरेबुबू हुआ, जो वेनेजुएला की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था। इस जंग में स्पेन का मिलिट्री पावर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज थी जो स्पेन के कंट्रोल में थी। लेकिन 2023 तक वो सारी एरियाज भी स्पेन के कंट्रोल से बाहर निकल गई और वेनेजुएला आखिरकार एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। लैटिन अमेरिका छोटे छोटे मुल्कों में डिवाइड होने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बना और इसी विजन की वजह से ग्रैंड कोलंबिया बना, जो वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा और इक्वेडोर जैसी कंट्रीज पर मुश्तमिल था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनलिज्म और ज्यादा फासला होने की वजह से 1830 तक वेनेजुएला ने ऑफिशियल तौर पर ग्रैंड कोलंबिया से अलहदगी इख्तियार की। उसी साल 1830 में सिमोन बोलीवियर की डेथ हुई और 1830 से लेकर 19वीं सेंचुरी तक वेनेजुएला की पॉलिटिकल हालत स्टेबल नहीं रही। बहुत सारे मिलिट्री कू हुए और पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों के पास होती थी, ज्यादातर मिलिट्री के पास होती थी। 1914 में पहली दफा वेनेजुएला में कमर्शियल ऑयल डिस्कवर होता है और देखते ही देखते 1929 तक 1929 तक वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन जाता है। ऑयल की इस डिस्कवरी की वजह से वेनेजुएला की रेवेन्यू बढ़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज बिल्ड हुई। लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंडेंट रह गई। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पीछे रह गई क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंडेंट थी। और इसी वजह से कॉरपोरेशन और एलीट्स का जोर बढ़ता गया। ऑयल ने वेनेजुएला को अमीर तो बनाया, लेकिन इंस्टीट्यूशंस कमजोर रह गई। 1958 में मिलिट्री डिक्टेटर मार्कस पीरेज की हुकूमत गिरी। इसके बाद डेमोक्रेसी आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ हद तक बढ़ी, इलेक्शंस हुए और 1960 से 1970 तक वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका का सबसे स्टेबल डेमोक्रेटिक स्टेट माना जाता। 1980s और 1990s के बीच में ऑयल प्राइसेस के गिरने की वजह से वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ। फ्यूल और ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस में इजाफे से मैसिव प्रोटेस्ट हुए।
सैकड़ों लोग मारे गए और यहाँ से पब्लिक का ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से ट्रस्ट टूटना शुरू हो जाता है। इलीट के कंट्रोल और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से एक मिलिट्री ऑफिसर अवाम की आवाज बनकर आता है, ह्यूगो चावेज। ह्यूगो 28 जुलाई 1954 को वेनेजुएला के एक शहर में पैदा हुए। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले चावेज ने मिलिट्री में अपना करियर बनाने का फैसला किया। पुंतो फियो पैक्ट पर मबनी वेनेजुएला के इस सियासती निजाम से नाराज होकर चावेज ने 1980s में बोलिवियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया, MBR 200। पुंतो फियो पैक्ट जो था वो 1950s में 3 पार्टीज ने मिलकर बनाया, जिसमें गवर्नमेंट शेयरिंग, पावर शेयरिंग एक एग्रीमेंट होती है। चावेज ने 1992 में एक नाकाम कू की क़यादत की। चावेज ने उस वक्त के प्रेसिडेंट कार्लोस अंद्रेस पेरेस के हुकूमत के खिलाफ एक मिलिट्री कू किया, लेकिन वो नाकाम हुआ। Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. इस कू के फौरन बाद चावेज को अरेस्ट किया जाता है। भले ही ये कू कामयाब ना हुआ हो, लेकिन इस कू का असर बहुत ज्यादा हुआ वेनेजुएला की पब्लिक पे और चावेज एक नए लीडर की तौर पे उभर के आए। 2 साल बाद जेल से छूटने के बाद चावेज ने रिपब्लिक मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाई और 1998 में 56% वोट लेकर चावेज पहली दफा वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना और साल 2000 में चावेज दोबारा से 59% वोट के साथ री इलेक्ट हुआ और फिर 2006 में चावेज तीसरी दफा 62% वोट लेकर तीसरी दफा प्रेसिडेंट बना। चावेज के दौर में सोशल प्रोग्राम स्टार्ट हुए, पॉवर्टी कुछ अरसे के लिए कम हुई, हेल्थ केयर और एजुकेशन पे काम किया गया। ऑयल से जो पैसा आता चावेज उसको सोशल वेलफेयर में लगा देता। 2012 में चावेज एक आखिरी बार 55% वोट लेकर कामयाब हुआ। 10 जनवरी 2023 को उसने क़यादत उठानी थी, लेकिन वो उसकी कैंसर की बीमारी की वजह से कैंसिल कर दिया गया और 5 मार्च 2013 को चावेज की डेथ हो गई। Venezuelan President Hugo Chavez has died in hospital at the age of 58, ending 14 years of charismatic rule. चावेज की मरने के बाद उसका वाइस प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो चावेज की पार्टी का प्रेसिडेंट बना, यानी कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना। Por el Dios de sus padres, como lo soñó. और 2013 से लेकर 2026 तक वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो था। चावेज और अमेरिका के ताल्लुकात शुरू से ही इंतहाई कशीदा और दुश्मनी पर मबनी थे। चावेज अपनी पूरी हुकूमत में अमेरिका के मुखालिफ रहे और हमेशा उसकी इखलाकी और खारजा पॉलिसीज पर तनकीद करते रहे। चावेज ने एक बार यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को शैतान तक बुलाया। Nation speech even referred to President George W. Bush as the devil. Ayer estuvo el diablo Yesterday, aquí. the devil came here. Right here. And it Todavía. smells of sulfur still today. चावेज के बाद मदुरो का भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। वेनेजुएला में चावेज का आना सिर्फ एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं था, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी था। चावेज ची गवेरा और कास्त्रो की आइडियोलॉजी रखता था। वो एक सोशलिस्ट था और अमेरिका में एक कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता है। पावर में आने के सिर्फ 2 साल बाद चावेज ने अमेरिका के सबसे मिलिट्री बेस जो वेनेजुएला में था उसको बंद करने का हुक्म दिया और इसी वजह से 2002 में चावेज के खिलाफ एक मिलिट्री coup होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन बाद में पब्लिक प्रेशर और चावेज के मिलिट्री में फ्रेंड्स की वजह से ये coup नाकाम होता है और 2 दिन बाद चावेज वापस से पावर में आ जाता है। वेनेजुएला ने अमेरिका को इस coup के लिए अक्यूज किया, लेकिन अमेरिका ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दी। इस coup की वजह से वेनेजुएला ने अमेरिका के एम्बेसडर को coup प्लॉट करने की वजह से एक्सपेल किया और अमेरिका ने वेनेजुएला पर हथियार सेल करने से पाबंदी लगा दी। लेकिन वेनेजुएला ने चाइना, ईरान और रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे किए। एक मिनरल रिच कंट्री बिल्कुल अमेरिका के करीब, अमेरिका के राइवल्स के साथ हाथ मिला रही हो और अमेरिका के खिलाफ जा रही हो, ये बात अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर। वेनेजुएला में भी कुछ हालात सही नहीं थे। चावेज के मरने के बाद हालात और भी खराब हुए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो चावेज ने स्टार्ट किए थे वो कोलैप्स करने लगे, इकोनॉमी गिरने लगी और इसी वजह से कंट्री एक इकोनॉमिक फ्री फॉल में चली जाती है। लाखों लोग मुल्क छोड़ कर चले जाते हैं और इस बात का फायदा अमेरिका उठाती है। अमेरिका वेनेजुएला पर ऐसा प्रेशर डालती है ताकि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो खुद ही रिजाइन कर दें। लेकिन अमेरिका का ये प्लान फेल हो जाता है जब चाइना,
इस गेम में आ जाता है। China is Venezuela's biggest creditor, has invested heavily in its oil industry and regards President Maduro as its strongest ally in South America. चाइना क्या करता है? चाइना वेनेजुएला का 80% ऑयल बायर बन जाता है। मतलब 80% ऑयल चाइना वेनेजुएला से लेती, और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं। इसी वजह से 3 जनवरी 2024 को वेनेजुएला के शहर काराकस में 150 से ज्यादा जहाज भेजे गए। काराकस के आसपास रेडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया और रात के इस अंधेरे में उस मिलिट्री फोर्स ने निकोलस माडुरो को किडनैप किया। किडनैपिंग के इस प्रोसेस में लगभग 40 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। इस किडनैप के बाद निकोलस माडुरो को अमेरिका ले जाया गया। ट्रंप ने इस किडनैप के पीछे ह्यूमन राइट वायलेशन, डेमोक्रेसी दोबारा इस्टेब्लिश करना और ड्रग ट्रैफिकिंग का रीजन दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सच में ड्रग ट्रैफिकिंग का रीजन था तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? आखिरकार अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रग्स मैक्सिको से ही आते हैं। अगर ह्यूमन राइट वायलेशन ही सबसे बड़ा रीजन था तो गाजा के जेनोसाइड को सपोर्ट क्यों किया गया? लेकिन असलियत तो ये है, इस किडनैप के पीछे ये रीजन नहीं है। अमेरिका ने ये सब सिर्फ ऑयल और पेट्रो डॉलर के लिए किया है। मडुरो के इस किडनैप के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ऑयल रिजर्व्स और पेट्रो डॉलर सिस्टम। और ये बात ट्रंप की बातों से साफ साफ पता चलती है। ट्रंप वेनेजुएला की ऑयल को अपना समझती है और ये समझती है तो वेनेजुएला में जो ऑयल है वो अमेरिका से चुराया गया। एक कंट्री ने अपना ऑयल अपने लिए इस्तेमाल करना चाहा तो क्या ये चोरी हो गई? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल पाया जाता है, 303 बिलियन बैरल्स। ये सऊदी, ईरान और अमेरिका से बहुत ज्यादा है। और सिर्फ यही रीजन नहीं है, अमेरिका को ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि उसके बगल में एक कंट्री उसके डॉलर सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। जैसे कि इराक में सद्दाम हुसैन ने ऑयल को यूरोज में बेचने का फैसला किया, लीबिया में गद्दाफी ने ऑयल को गोल्ड में बेचने का फैसला किया, और यहाँ पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने भी सेम टू सेम यही चीज की है, ऑयल को उसी मुल्क के करेंसी के मुताबिक बेचना, जैसे चाइना को युआन में बेचना। और ये बात अमेरिका को कहाँ आजम थी, इसीलिए उसने वेनेजुएला के खिलाफ वो झूठे रीजंस दिए जो उसने एक टाइम लीबिया और इराक के लिए दिए थे, वो झूठे रीजन जो इसराइल फलस्तीन के लिए देता है, आज अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए दिए। और इस ऑपरेशन का असर दुनिया पर बहुत गहरा हो सकता है। ये सिर्फ एक कंट्री के प्रेसिडेंट को उसकी कंट्री से किडनैप करना नहीं है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कैसे इंटरनेशनल लॉज सिर्फ पेपर पर ही अच्छे लगते हैं, कैसे एक रिच कंट्री, कैसे एक पावरफुल कंट्री एक कमजोर कंट्री पे हमला कर सकती है, उसके मिनरल्स को, उसकी लैंड को अपना मान सकती है, उसके बावजूद उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। आज अगर अमेरिका ये कर रही है, कल को चाइना भी ये कर सकता है, रशिया भी ये कर सकता है। कोई भी प्रेसिडेंट आके दूसरे प्रेसिडेंट को मार सकता है, कोई भी मुल्क आके दूसरे मुल्क पे जेनोसाइड कर सकता है, कोई भी किसी के मुल्क पे कब्जा कर सकता है, जैसे इसराइल ने फलस्तीन पे किया। लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ नाम के। और मैं तो समझता हूँ कि ये एक न्यू एज ऑफ इंपेरियलिज्म है। इंपेरियलिज्म बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, ये बस उसका सिर्फ एक नया एज स्टार्ट हुआ है, एक डिजिटल इंपेरियलिज्म। ये एक ऐसा दौर है इंपेरियलिज्म का जिसमें उस कंट्री पर फिजिकल तौर पर आप कंट्रोल नहीं करते, लेकिन उस कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी होती है। बजाय वो गवर्नमेंट उस कंट्री की खुद ही होती है, लेकिन उसका कंट्रोल आपके पास होता है। ये है एक नया एज ऑफ इंपेरियलिज्म जो आज अमेरिका वेनेजुएला में कर रहा है, जो आज इजराइल फलस्तीन में कर रहा है, जो आज सूडान में हो रहा है, और भी सारे कंट्रीज हैं। और ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकता है। आज तो वेनेजुएला टारगेट था, लेकिन आने वाले वक्त में अमेरिका का टारगेट मैक्सिको हो सकता है, कोलंबिया हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की आपने बातें सुनी होगी। ट्रंप खुद ही कहता है कि ग्रीनलैंड हमारा है। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात उसने वापस से कर दी। ट्रंप खुद कहता है कि हम कोलंबिया को भी सुधरना चाहिए। ट्रंप खुद कहता है ब्राजील को सुधरना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने इंडिया तक को टारगेट किया, वो इंडियन गवर्नमेंट जो ट्रंप के बहुत हामी है। आने वाला टारगेट शायद ईरान हो, ब्राजील हो, कोलंबिया हो, जो भी हो, लेकिन अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट रेडी। कभी भी कहीं भी वो अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ सकता। अमेरिका चाहे कितनी भी मनमानियां करे, इंटरनेशनल लॉज उस पे अप्लाई नहीं होती। इसराइल चाहे जितनी भी मनमानियां करे, इंटरनेशनल लॉज उस पे अप्लाई नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको सूडान वाली वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। सूडान की हिस्ट्री मैंने फुल एक्सप्लेन कर दी है कि आखिरकार सूडान में ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप जाके सूडान की वीडियो भी चेक कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।